नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एमए फाइनल पेपर 8 सी इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में आज हम औद्योगिक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक कारक और विकासशील समाजों में औद्योगिक विकास, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। सोशियो कल्चर फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन डेवलपिंग सोसाइटी। इस टॉपिक के माध्यम से हम ये देखना चाहेंगे कि औद्योगिक विकास के सामाजिक और सांस्कृतिक कारक और विकासशील समाजों में औद्योगिक विकास, उद्योगों के साथ साथ किस प्रकार से हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष भी मजबूत हुआ है, या औद्योगिक विकास द्वारा हम ये कह सकते हैं कि हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्थिति है उसमें कितना सकारात्मक ग्रोथ हुआ है। इस टॉपिक के ऊपर हम आज यहाँ पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि औद्योगिक विकास के साथ साथ विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन एवं औद्योगिक विकास के सहवर्ती कारक भी परिलक्षित और विकसित हो। ऐसा नहीं है कि एक तरफ उद्योग धंधे ही या फैक्ट्रियां ही या प्रोडक्शन ही बढ़े, उसके साथ साथ हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी सकारात्मक दृष्टि से बढ़ना चाहिए। तो इसी प्रकार ये भी स्वाभाविक है कि औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण सिद्ध है। इसमें हमारा जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक पक्ष है जिसका हमें ध्यान रखना है। न कि सिर्फ उद्योग धंधे और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने से या बड़े बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने से या बड़े लेवल पे मनी हमारे अंदर हमारे प्राप्त करने का जो सोर्सेज है, उसके साथ साथ जब तक हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष मजबूत नहीं होगा, जैसे हम औद्योगिकरण के माध्यम से हम नए नए औद्योगिकरण स्थापित करते जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमारे सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को भी हमें मजबूत करना है। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उनमें निखार करना है, उनको खत्म करना है और नई चीजें हमारे अंदर सोसाइटी के अंदर हमारी संस्कृति के अंदर जोड़े हुए जाना है। तो इसी प्रकार से जो हमारा औद्योगिक विकास के सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है, सोशियो कल्चर फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है लौकिकीकरण। लौकिकीकरण ने औद्योगिकरण के प्रसार, साधनों के विकास और शिक्षा के प्रसार और नगरों में वृद्धि को गति देने के साथ साथ लौकिकीकरण की प्रक्रिया को भी व्यापक बनाया है। भारतीय समाज में इस क्रिया की व्यापकता में जो भारतीय विद्वान है, विचारक है, एम एन श्रीनिवास का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि लौकिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी को प्रभावित करती है। इसका संबंध नगरीय और शिक्षित समूह के साथ है, जबकि संस्कृतिकरण नीची हिंदू जातियों और जनजातियों से संबंधित है। लौकिकीकरण में धर्म की पुनः व्याख्या, बुद्धिवाद और तर्क का स्पष्ट संबंध है। इस तरीके से इसको बताया एम एन श्रीनिवास।
हम संस्कृतिकरण की बात करते हैं तो अपर कास्ट के जो भी सामाजिक पक्ष है या सांस्कृतिक पक्ष है, उसको निम्न जाति के लोग सीखते हैं, जबकि लौकिकरण उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि लौकिकरण में एक तरीके से विज्ञानवाद या बुद्धिवाद का समावेश होता है। व्यक्ति सही और गलत में भेद करना सीखता है। तो इस तरीके से ये लौकिकरण एक तरीके से औद्योगिकरण की तरह ही सोसाइटी के लिए प्रसार प्रसार हुआ है। अब हम आगे चलते हैं कि हिंदू धार्मिक आचरण में पवित्रता की धारणा प्रमुख रही है। हमारी जो छुआछूत का भी जो पैरामीटर्स है, वो भी एक तरीके से पवित्रता और अपवित्रता, खान पान, इसको लेकर इसमें उच्चता और निम्नता का समावेश हुआ है। तो इस आधार पर विभिन्न जातियों की दूरी भी निश्चित होती है। जातियों में स्पर्श, विवाह और भोजन निषेध रहे हैं। प्रत्येक हिंदू के सामान्य जीवन में पवित्रता और अपवित्रता की धारणा और कार्य जुड़े हुए हैं। पुराने समय में कई कार्य स्वयं नहीं किए जा सकते थे, जैसे स्वयं सेफ्टी रेजर से दाढ़ी बनाना ब्राह्मणों के लिए अनुचित था। स्त्रियां पुरुषों से अधिक कट्टर थी और उच्च जातियों में ब्राह्मण सबसे कट्टर थे। स्नान, मंदिर की पूजा, भक्तों के साथ साथ भजन, सत्संग, उपवास, प्रार्थना और ध्यान तथा दर्शन धार्मिक जीवन के उच्च मूल्य थे। मतलब ये चीजें करने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा माना जाता था, उच्च कैटेगरी का माना जाता था। सुबह स्नान करे, मंदिर में पूजा करे, भक्ति करे, ये सारी चीजें, उसको सात्विक प्रवृत्ति का भोजन करे, ये सारी चीजों को उसको उच्च कोटि का माना जाता है। परंतु औद्योगिकरण के प्रसार के साथ साथ ये धारणाएं क्षीण हो गई। अब यात्रा के साधन गांव और नगर सभी जगह लोकप्रिय हुए। सभी बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर चाय की दुकानें खुल गई। नगरों में कर्मकांडों के स्थान पर नौकरी की नियमितता अधिक महत्वपूर्ण बन गई। व्यक्ति ने दोहरे मूल्यों को अपना लिया। दोहरे मूल्य मतलब जो परंपरागत था उसको भी अपना लिया और उसने उसकी जगह दूसरा भी मूल्य अपना लिया। जब दफ्तर जाता है तो धर्मनिरपेक्ष बन जाता है, और जब घर आता है तो जाति धर्म को मानने वाला बन जाता है। पवित्रता के नियमों का स्थान स्वस्थ और स्वच्छता के नियम ले रहे हैं। शिक्षित ब्राह्मण और कट्टरपंथियों ने धीरे धीरे कट्टर नियमों के स्थान पर बुद्धि संगत व्याख्या को महत्व दिया है और पवित्रता को स्वास्थ्य नियमों का दूसरा रूप कहा है। स्वास्थ्य नियमों का दूसरा। लौकिकरण की प्रक्रिया में अनेक कर्मकांडों को त्याग दिया गया है, जैसे दहेज प्रथा, दहेज निवारण अधिनियम के बन जाने पर भी सुदृढ़ और प्रचलित प्रथा बन गई है। ये प्रतिष्ठा सूचक है। प्रतिष्ठा सूचक नौकरियां, प्रशासनिक सेवाएं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी पेशा, दहेज के लिए उचित व्यवसाय एक तरीके से है। आप अच्छी सर्विस में हैं, अच्छी नौकरी में हैं, अच्छे लोग हैं, तो आपको अच्छा दहेज मिल जाएगा। पूजा पाठ आदि में भी समय का सोपान कम होता जा रहा है। शहर में धर्म का राजनीतिकरण भी हुआ है। प्रसारण के नए साधन बने हैं, जैसे पुस्तकें, रेडियो, फिल्म, टेलीविजन के परंपरागत धार्मिक भजनों के साथ साथ आधुनिक नृत्य और सेक्स आदि का आकर्षण भी पैदा हुआ है। विश्व के सभी समाजों में, विशेषकर विकासशील समाजों में, औद्योगिकरण के सहवर्ती के रूप में लौकिकरण की प्रक्रिया का प्रसार हुआ। तो इन चीजों में धीरे धीरे, कहने का मतलब जो ट्रेडिशनल जो चीजें थी, उन्होंने लौकिकरण के माध्यम में मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे, और अब जो परंपरागत, जिसको हम पूजा पाठ, भक्ति होती, ये चीजें करते थे, उसके बारे में हम धीरे धीरे, हमारा रुझान कम हुआ और नए मूल्य की तरफ हम बढ़ने लगे। तो ये लौकिकरण की देन थी। इसी प्रकार से नगरीय संस्कृति का उदय। ग्रामीण संस्कृति और नगरीय संस्कृति बहुत बड़ा अंतर है। उसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो ग्रामों के अंदर परिवर्तन की गति बहुत कम होती है, शहरों के अंदर परिवर्तन की गति बहुत ज्यादा होती
तो यहाँ पर क्या है, नगरीकरण और विशाल नगरों के निर्माण से संपूर्ण संस्कृति और समाज में परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि जब फैक्ट्रियां बनी तो वहां पर वर्कर्स गए तो वहां रहने लगे, धीरे 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 वो फैक्ट्री के आसपास एक नगर या महानगर बनता चला गया। अब वो अन्य संस्कृति के लोग वहां पर आए, विभिन्न संस्कृति के लोग आए, विभिन्न जातियों के लोग आए, आपस में मिले, और मिलने के बाद में एक नई संस्कृति का निर्माण हुआ। तो परिवर्तन आधुनिकरण के आदर्शों से भी प्रभावित हो रहा है। जनसंख्या में वृद्धि है, सामाजिक गतिशीलता, गांवों में नगरों से अधिक संपर्क के फलस्वरूप परिवर्तन आए हैं। बड़े नगर उद्योग, व्यापार, राजनीतिक केंद्र बन गए हैं, जहाँ से ये गांवों तक पहुंचते हैं, और सांस्कृतिक प्रतिमान और सामाजिक संस्थाएं इसी का परिणाम स्वरूप बदल रही। तो धीरे धीरे इस तरीके से हम क्या है, नगरीकरण या नगरीय संस्कृति का उदय हुआ। इसको देख लीजिए आप पूरी तरीके से। और औद्योगिकरण का सबसे बड़ा सहवर्ती कारक, तो यहाँ पर औद्योगिक जीवन, जो औद्योगिकरण के साथ साथ मजदूर वर्ग का उदय हुआ, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था और निश्चित एक तरीके से विधि है। मजदूरों को कारखाने के अनुशासन और नगरीय जीवन पद्धति को स्वीकार करना होता है। तो इस तरीके से नगर की जो जीवन पद्धति है, वो चीजें उनको ऑटोमेटिक उनके जीवन में उतरती गई, और एक नगरीय संस्कृति का उदय हुआ। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, नगरीकरण और सामाजिक गतिशीलता। नगरीकरण से निश्चित रूप से ही सामाजिक गतिशीलता का उदय हुआ है, और औद्योगिकरण के साथ साथ नगरीकरण और सामाजिक गतिशीलता को बल मिला है। भारत में 1901 में लगभग 10% लोग नगरों में रहते थे, और आज हम देखें 1971 के बाद में बढ़कर 20% हो गए, 91 में 25% हो गए, और इस तरीके से बड़ी संख्या में गाँव से नगरों की और जनसंख्या का प्रवास हुआ। नगरों का नियोजन आप्रवासियों की तुलना में पिछड़ गया, अतः नगरों में मकान, यातायात, संचार, शिक्षा की सुविधा जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। औद्योगिकरण के सहवर्ती कारक के रूप में भी नगरीकरण बहुत सारे चीजें आई उसके साथ साथ, क्योंकि व्यक्ति जब आता है और जाता है तो वो अपने साथ बहुत सी चीजें लाता भी है और ले भी जाता है। तो इस तरीके से जब वो व्यवसाय के क्षेत्र में आए, तो उनके बाद में जैसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली की बात करें, तो जॉइंट फैमिली वहां से टूट गई है, न्यूक्लियर फैमिली भी और बढ़ गई है। तो नगरों की में जो सुविधाएं और साधनों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा, कि यहाँ देखो लाइट, बिजली, टाइम से खाना, सोना, सुबह काम करके आ जाना, साफ स्वच्छता, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम जैसे उनको देखते हैं कि शिक्षा, बच्चों के लिए नौकरी, आय बढ़ाना, पैसे भी अच्छे मिलते थे, उद्योगों की स्थापना, और आधुनिक साधनों जैसे कारखानों में बैंक व्यवस्था के प्रति समय प्रति रुचि, सह शिक्षा, महिलाओं के लिए व्यवसाय की स्वीकृति। गाँव में पहले ट्रेडिशनल हम ही थे, महिलाएं व्यवसाय नहीं कर सकती थी। नगरीय दृष्टिकोण बताया गया है। गाँव में पुराने जो समय के जीवन को श्रेष्ठ और आनंददायक मानने की प्रवृत्ति रही है। तो इस तरीके से वो उनका खान पान में भी चेंज आया, कि परिणाम स्वरूप भोजन की आदतों में परिवर्तन, चावल, दाल, आलू, विभिन्न सब्जियों का प्रयोग बढ़ा, और दूध का उपयोग घटा, जैसे वस्त्र, बर्तन, जूते, ये सब चीजें उसमें। उसके बाद में हम कानून और जनमत के महत्व में वृद्धि हुई, क्योंकि पहले सेठ साहूकारों का जो कानून चलता था, अब इस तरीके से संविधान का कानून चलने लगा, या औद्योगिक जो भी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में जो कानून थे, जनमत का महत्व बढ़ा, और उन्होंने नए कानून। संचार के साधनों का प्रसार हुआ, संचार के प्रसार हुआ, नगरीकरण, शिक्षा का विकास, जनसंपर्क, इस तरीके से इसका भी बहुत विकास हुआ। इसी के साथ साथ पारिवारिक, जातिगत और सामाजिक परिवर्तन, औद्योगिकरण के विकास और प्रसार के साथ साथ समाज, परिवार, जाति के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। व्यक्तिक समूह को बल मिला, तो प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, दो समूह होते हैं, एक संदर्भ समूह होता है, तो इसमें व्यक्तिक समूह जो होता है उसको बल मिला। व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रचार हुआ, सामाजिक विघटन से आर्थिक कारक कम थे, जाति के स्थान पर कर्म की प्रधानता थी। पहले जाति थी और अब कर्म, व्यक्ति को कर्म यानी कार्य के द्वारा पहचाना गया। आदि मतलब ये सब कुछ महत्वपूर्ण रहे।
इसके बाद में जो प्रधानता अधिक महत्वपूर्ण है, कारखानों संगठनों के विकास के साथ साथ सामुदायिक एकता को बल मिला तथा दबाव समूह ने अपनी जड़ें जमाई और औद्योगिकरण ने सामाजिक स्थिति को एक नया रूप प्रदान किया और सामाजिक स्थिरीकरण एवं मूल्यांकन के नए नियम नए के लिए नए आधार प्रस्तुत किए हैं। परिणाम स्वरूप सामाजिक विभेदीकरण की एक जटिल व्यवस्था विकसित हुई। ट्यूमैन ने लिखा है कि औद्योगिकरण में स्त्रीकरण की प्रतियोगी व्यवस्थाओं को विकसित किया है, मतलब कंपटीशन बढ़ा है, क्योंकि इसके स्त्रीकरण और मूल्यांकन के आधार पद प्रभुत्व प्रतिष्ठा प्रदान करने के परंपरागत तरीकों से बिल्कुल विपरीत है। औद्योगिकरण के साथ साथ सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को अधिक बल मिला है, हित समूह और जातियों को प्रोत्साहन मिला है। अब इस तरीके से स्लम संस्कृति यह है कि औद्योगिकरण से सहवर्ती कारक स्लम संस्कृति है। विकासशील देशों में औद्योगिक नगरों में असंख्य गंदी बस्तियां पनप रही हैं, जिसमें मनुष्य का निर्दयता के साथ साथ गला घोटा जा रहा है, नारीत्व का अपमान होता है, बाल कत्ल को प्रारंभ से ही विस्पान कराया जाता है। स्पष्ट है कि औद्योगिकरण ने अपने परिवर्तनों की मतलब अपने साथ परिवर्तनों की एक बाढ़ सी ला दी है और इससे सहवर्तियों ने सामाजिक पारिवारिक और व्यक्तिगत जो धारा थी को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका पक्ष एक हम ये भी कह सकते हैं कि एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम बढ़े औद्योगिकरण से, हमारी संस्कृति मॉडर्नाइजेशन, और उसके साथ साथ इसके कुछ दुष्प्रभाव भी है, जैसे इस्लाम, गंदी बस्तियां, इस तरीके के कुछ चीजें नेगेटिव फैक्ट्स भी इसमें सामने आए। तो इसके साथ ही आज हम आपको ये जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ और हम आपको आगे इसी टॉपिक के बाद में दूसरे टॉपिक